हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। दिस इज योर एजुकेटर सिमरन। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 स्टार्ट हो गया है, एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट का। एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसमें आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हो। मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस पढ़ोगे, फंक्शंस के बारे में समझोगे, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम आज इसके सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि आपने एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ लिया है। तो उसका मीनिंग पढ़ लिया है, नेचर पढ़ लिया है, स्कोप पढ़ लिया, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया है, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अप्रोच, किस तरीके से मैनेजमेंट इवॉल्व हुआ है, कैसे वो आया है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, आए हैं, ये पढ़ लिया है। उसी के साथ साथ जितने उसमें थ्योरीज थे, जो भी इवोल्यूशन हुआ था, हेनरी फ्योल की थ्योरी, मिट्सबर्ग्स की थ्योरी, मैकडॉडल्स की थ्योरी, सारे थ्योरीज हमने उसमें देख लिए हैं। इवोल्यूशन देख लिया, एक्सपेरिमेंट जो एल्टॉन मायो ने किया था, जो ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच लेकर आया था उसमें से एक में, उसका सारा हमने एक्सप्लेनेशन भी देख लिया है। हमारे ऐप पे अपलोडेड है वो सारे लेक्चर। जो भी बच्चे अभी तक रह गए हो, नहीं देखे हो, जाके जल्दी से देख लो। साथ ही आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट का, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक आते हैं। वो कौन से टॉपिक हैं? दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसमें आता है, एक आता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। अब लग रहा होगा मैम, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग तो आपने पढ़ा दिया है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग यस, हमने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है हमने? जब हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, तब उसमें हमने पढ़ा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड लास्टली कोऑर्डिनेशन। ठीक, ये हमने पढ़ लिया था। लेकिन वहां पर एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था तो सातों फंक्शन आ गए थे। एक बहुत ही ग्लिम्स दिया था हमने, छोटा सा आपको बताया था कि मैनेजमेंट क्या है, कैसे उसका चलता है, क्या क्या फंक्शन के यहाँ करना होता है। लेकिन अब जितनी क्लासेस रहेंगी आपकी यूनिट 2 से यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, आपके इन्हीं फंक्शंस को एक तरह से बहुत ही बेहतर तरीके से डिवाइड किया गया है। डिवाइड करने के बाद आपको आराम से प्लानिंग को डिटेल में समझाना होगा, ऑर्गेनाइजिंग को डिटेल में समझना होगा, स्टाफिंग को फिर डिटेल में समझना होगा। नेक्स्ट जो आपका यूनिट 3 आएगा, और डायरेक्टिंग को भी यूनिट 3 में ही है। सो इस तरीके से आपके यूनिट्स को डिवाइड किया गया है। तो आज का जो लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे प्राइमरी फंक्शन जो है आपके मैनेजमेंट का, वो क्या है? वो है प्लानिंग। और आज का टॉपिक, आज का जो लेक्चर है वो प्लानिंग पे ही पूरा डिपेंडेंट है। हम लोग प्लानिंग ही समझेंगे पहले कि प्लानिंग में क्या होता है, कैसे प्लानिंग किया जा सकता है, प्लानिंग कब करने की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे क्वेश्चन, जितने भी डाउट हैं मैनेजमेंट में प्लानिंग को लेकर, इस चीज़ को हम आज यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम अपने। ओके, सो जब भी बात आती है प्लानिंग की, प्लानिंग क्या होता है? तो कहते हैं ना कि कहीं भी कुछ भी करना होता है तो प्लानिंग करना होता है। कहीं हम घूमने जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, तो प्लानिंग करके जाते हैं। हमारे घर में कोई फंक्शन है तो उसकी प्लानिंग हम पहले से करते हैं। हमें पढ़ाई करना है, आज के टाइम में जो नॉर्मल पढ़ाई चल रही है, अभी एग्जाम नहीं है, तो हमारी प्लानिंग का जो हमारा शेड्यूल होगा पढ़ने का, वो डिफरेंट होगा। कि आज आप आए, एक कंटेंट पढ़े, एक कंटेंट ही पढ़ना था, आपने पढ़ा। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग पढ़ के चले गए। लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम टाइम आ जाएगा, अभी तो आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मैम समझा दीजिए सारी चीज़ों को, प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ये सारी डिटेल में हमको समझना है, जितने भी सब्जेक्ट हमें सब समझना है। तो उस हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं अपना, उस हिसाब से अपना आपका सेशन लगवा रहे हैं, आपका सेशन ले रहे हैं, जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन फिर जब आपका एग्जाम आएगा तो हमारी प्लानिंग फिर चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया कि अब बच्चों का एग्जाम है, हमें उस हिसाब से प्लानिंग करना है। तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ समझ में आई होगी कि आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लेकर ही प्लानिंग करते हो, कि आपका वो ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज़ को पूरा करना है आपको, क्या आप सोच रहे हो फ्यूचर में करने को, या इस 3 महीने में, 4 महीने में, साल भर में क्या सोच रहे हो, या 10 साल में आप क्या सोच रहे हो, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। तो उसकी जो शॉर्ट प्लानिंग शुरू होती है, पहले से प्री डिसाइड करना कि कैसे उस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं, वही आपका बेसिक प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग का डेफिनेशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे, बहुत ही। लेकिन यहाँ पर वापस से आपके लिए प्लानिंग का डेफिनेशन लेके आई हूँ। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। क्या कह रहा है? प्लानिंग इज द प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस। देख रहे हो ना, प्लानिंग का मतलब कोई कुछ भी हमको करना हो, उसके बारे में अगर हम पहले से डिसाइड करके कुछ कर रहे हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं? प्लानिंग कहना है। और क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है हमें, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, कब करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है,
एंड बाय whom इट इज टू बी डन, और किसके द्वारा ये काम किया जा सकता है, किसके द्वारा ये काम हुआ हो सकता है, इसकी बात आपकी प्लानिंग करता है। मतलब एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप ये देखते हो कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना और किससे करवाना है, यही आपका प्लानिंग आ जाता है। मैनेजमेंट में आता है ना कि मैनेजमेंट मीन्स मेकिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, किसी और के द्वारा आप वो काम करवा सको। तो किसी और के द्वारा वो काम तभी करवा सकते हो कि जब उसको आपको उस काम के बारे में चीजें पता हो कि आपको अचीव क्या करना है। तो अचीव जो करना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, क्लिस्टर क्लियर रहेगा, आपको पता होगा कि आप अपना काम कैसे करना चाहते हो, क्या मतलब आपको क्या अचीव करना है। सो आप क्या अचीव करना है ये तो समझ गए यहाँ पर, व्हाट टू डू। फिर उसको अचीव करने के लिए कैसे अचीव, कब अचीव तक कर लेना है, क्या टाइम ड्यूरेशन उसको अचीव करने का वो देखोगे, कैसे करोगे इसके बारे में देखो। लास्टली कौन ये बेहतर इंसान है, कौन ऐसा कैपेबल इंसान है जो इस काम को बेहतर तरीके से आपको करके दे सकता है, या ऐसे कौन से ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो आपको ये काम करके दे सकते हैं। इसकी आप प्लानिंग यहाँ पर करते हो, इसके बारे में आप सोच विचार करते हो। तो मतलब किसी काम को करने से पहले आप उसके बारे में सोच विचार कर रहे हो, देख रहे हो कैसे होगा, कौन करेगा, कब तक हो जाएगा, इसको ही हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। ओके, फिर बात आती है कि आप फंक्शन पढ़ के आए हो, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला जो है हायरार्की है, ये ऐसा नहीं है कि पहले ऑर्गेनाइजिंग कर लें, पहले स्टाफिंग कर लें, फिर प्लानिंग करेंगे। ये हायरार्की है कि पहले प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे। भले 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 प्राइमरी फंक्शन, आपका प्राइमरी फंक्शन जो है वो आपका प्लानिंग ही है, ये प्राइमरी फंक्शन कहलाता है। ये प्राइमरी फंक्शन क्या है आपका, प्राइमरी फंक्शन आपका प्लानिंग है। लेकिन प्लानिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर प्लानिंग हो रहा है और खत्म हो जा रहा है। आपके अदर जितने भी फंक्शन आगे आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग आ रहा है, स्टाफिंग आ रहा है, डायरेक्टिंग आ रहा है, कंट्रोलिंग आ रहा है, इन सारे में भी अब प्लानिंग क्या होती है, वो इंक्लूडेड होती है। उन सब काम को करने के लिए भी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, इसीलिए इसको प्राइमरी फंक्शन कहा जाता है। और सबसे पहले आपको यही काम करना होता है, प्लानिंग करने का काम करना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसकी, कि ये क्या है, परवेसिव है। परवेसिव मतलब हर जगह है, हर एरिया में। एक एग्जांपल तो मैंने दे दिया कि ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, वहां पर भी हमको सोचना पड़ेगा कि कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वहां पर भी प्लानिंग कर रहे हैं। स्टाफिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग में भी हमको लोगों को चुन के लेके आना पड़ेगा, तो वहां पर भी हम प्लान कर रहे हैं कि हम कैसे लोगों को किस तरीके से हम चुनेंगे, सेलेक्ट करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएंगे। फिर हम डायरेक्टिंग कर रहे हैं, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा अब हम किस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं जिससे हमको बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो सब जगह हर एक फंक्शन में ही, हर एक पर्टिकुलर फंक्शन में प्लानिंग जो है वो इंक्लूडेड ही रहता है, और इसीलिए इसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कहा जाता है, या प्राइमरी फंक्शन कहा जाता है मैनेजमेंट का, कि इसके बिना आगे के फंक्शंस करना, या आगे हर फंक्शन में इसका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसीलिए सबसे फर्स्ट फंक्शन हम पढ़ते हैं इसका, प्लानिंग। तो इसीलिए प्लानिंग जो है, आपके यूनिट जो बांटे गए हैं वो इसी तरीके से बांटे गए हैं ताकि आपको प्लानिंग के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन हो। प्लानिंग के कौन से टूल्स टेक्निक्स हैं, क्या नेचर है उसका, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हमको प्लानिंग करना चाहिए, ये सारे डिटेल आज आपके इस कॉन्सेप्ट में, आपके इस लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो डेफिनेशन आपने देख लिया। फिर क्या है, इट इज अ ब्रिज, इट्स ब्रिज द गैप। किस गैप को ये फुलफिल करता है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू। मतलब आज हम यहाँ पर हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक, प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर जाना है। तो यहाँ आज आप कहाँ हो और कहाँ आपको जाना है, इसका प्री डिसीजन लेना, पहले से तय करना ही आपका क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। ओके, चलो नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। आपका ऑब्जेक्टिव जो आप पढ़ोगे अभी यहाँ पर आपको याद भी हो जाएगा कि क्या, किस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, क्या ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग पढ़ने का। जो पहला आपका ऑब्जेक्टिव आता है वो है टू सेट क्लियर गोल्स एंड डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर स्टार्ट कर रहे हो अपना ऑर्गेनाइजेशन, नया स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप एग्जिस्टिंग हो, तो आपको सबसे पहला जो मेन फंक्शन रहता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे लीड करने के लिए, ग्रोथ तक ले जाने के लिए, वो सबसे पहला यही होता है कि आप प्लानिंग जब करते हो तो आप अपने गोल को लेकर क्लियर हो जाते हो कि आपको करना क्या है। जब प्लानिंग के डेफिनेशन में यही लिखा है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है, कब करना है, कब तक अचीव कर लेना है, इसी की बात आपकी प्लानिंग कर रहा है, तो सबसे मेन जो आपका क्लिस्टर क्लियर कॉन्सेप्ट बन जाता है वो हो जाता है आपके गोल को लेकर और किस डायरेक्शन में आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना है इसको। ठीक, नेक्स्ट क्या है, टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर एक्शन। अनसर्टेनिटी मतलब जो भी रिस्क इन्वॉल्व है,
जो रिस्क हैं, जो फ्यूचर में चीज़ें हो सकती हैं, उन चीज़ों को लेकर भी आप प्रोएक्टिव डिसीजन लेते हो। प्रोएक्टिव डिसीजन मतलब वो काम अभी हुआ नहीं है, वो हो सकता है इन फ्यूचर में, लेकिन उस चीज़ को, सिनेरियो के बारे में आप जान रहे हो कि ऐसा चीज़ आ सकता है, ऐसा चीज़ हो सकता है, तो आप पहले ही उस चीज़ को लेकर अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो पहले से ही। तो उसी को क्या कहते हैं, एक अनसर्टेनिटी को आप रिड्यूस कर पाओगे। फ्यूचर में जो भी रिस्क आने वाला है उसको आप पहचान कर पहले ही अपने प्लानिंग में उस चीज़ को इंक्लूड करके उस चीज़ को आप रिड्यूस कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है, टू अचीव एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सही तरीके से आप अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकोगे अगर आपने पहले से प्री डिटरमाइन कर लिया कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कितना यूज़ होगा, कौन है जो इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकेगा। तो इस वजह से आपको प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इस वजह से भी किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपको जो आप फर्दर जितने फंक्शन, मैंने कहा ना, फर्दर फंक्शन जितने भी करोगे, चाहे ऑर्गेनाइजिंग करो, स्टाफिंग करो, डायरेक्टिंग करो, कंट्रोलिंग करो, कोऑर्डिनेशन करो, ये जितने भी फंक्शन आप फ्यूचर में करने वाले हो, इसका जो बेस है वो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्लानिंग प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप प्लान अच्छा कर लोगे तो आप आगे की चीज़ों को भी मैनेज बेहतर तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है, टू प्रमोट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आप अपनी प्लानिंग में नई चीज़, अभी मैं आगे आपको जो टूल पढ़ाऊंगी, मैं उस टूल में आप देखोगे कि कैसे हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, क्रिएटिविटी, इनोवेशन हम कैसे अपनी चीज़ों में ला सकते हैं, ये सारा हेल्प आपको प्लानिंग वाला फंक्शन ही देता है आपको करने में। सिमिलरली ये जान लेना, अभी जहाँ बता देती हूँ कि प्लानिंग क्या है, एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड एक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिव के बेस पे आप अपनी प्लानिंग करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लानिंग जो है वो आज जो आपने किया है वो सालों साल सदियों तक वही प्लानिंग जो है वो चलती आएगी। नहीं चलती आएगी। क्यों नहीं चलती आएगी, ऐसा क्यों चेंज है, क्योंकि आप अभी अपनी किस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हो, आपका दूसरा प्लानिंग होगा। अभी आपका एग्जाम नहीं चल रहा है, आप नॉर्मली पढ़ रहे हो, कंटेंट पढ़ने आ रहे हो, पढ़ के जा रहे हो, लेकिन जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, फिर प्रेशर भी रहेगा कि हमको ये भी देखना है, वो भी देखना है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका ऑब्जेक्टिव चेंज होता है, और जैसे ही आपका सिचुएशन के हिसाब से ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करते हो, तो वहां पर आपकी प्लानिंग भी चेंज हो जाती है। सो इट इज डायनेमिक। प्लानिंग जो है कंटिन्यूस भी है और डायनेमिक है, वो चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसी में सबसे पहला जो आपका नेचर ऑफ प्लानिंग में हम जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है गोल ओरिएंटेड प्लानिंग बिगिंस विद ऑब्जेक्टिव। किसी ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही आप अपना प्लानिंग कर सकते हो। ठीक, फिर क्या है, प्राइमरी फंक्शन है बेस्ड ऑन अदर मेजर फंक्शन। जितने भी अदर मेजर फंक्शन, तो कोई सब ऑब्जेक्टिव जो है, नेचर ऑब्जेक्टिव तो देख लिया कि मैंने क्यों करना है प्लानिंग, क्यों करना चाहिए प्लानिंग, उसके बारे में हमने देख लिया कि हम अपने रिसोर्सेज का सही से यूटिलाइज करना है, फिर उसके बाद हमें क्या यूटिलाइज करना है, फिर फ्यूचर में जितनी भी रिस्क हैं उनको कम करना है। इनोवेशन क्रिएटिविटी हम तभी कर पाएंगे जब हम अच्छी प्लानिंग करेंगे, कंट्रोल रख पाएंगे, अपने डायरेक्शन दे पाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। सो इन सारी चीज़ के लिए प्लानिंग तो करना चाहिए, लेकिन आप प्लानिंग का नेचर पढ़ रहे हैं कि प्लानिंग करने से या प्लानिंग क्या क्या आपको प्रोवाइड करता है, प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर क्या है, नेचर क्या है प्लानिंग का। तो सबसे पहला यही था कि गोल ओरिएंटेड है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑब्जेक्टिव के साथ आगे अपनी प्लानिंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी फंक्शन है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि सबसे बेसिक फंक्शन है, जो अदर सारे मेजर फंक्शन, जो भी आपके अदर फंक्शंस आते हैं मैनेजमेंट के, मेजर फंक्शंस उनको कहते हैं, उसमें भी ये हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, परवेसिव मैंने कहा था रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। परवेसिव मतलब हर तरफ है, परवेसिव का मतलब पहले यूनिवर्सल होता है। ठीक, यूनिवर्सल है मतलब कि हर तरफ हर जगह प्लानिंग इंक्लूड होता ही होता है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्लानिंग एक टॉप लेवल वाला मैनेजमेंट भी करेगा जो ऊपर बैठा है, उसके नीचे वाला भी करेगा जो मिडिल लेवल पे बैठा है, उसके नीचे वाला भी करेगा जो सबसे जो सुपरवाइज कर रहा है या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपका प्लानिंग काम आता है, इस चीज को परवेसिव भी कहते हैं। परवेसिव इस सेंस में भी कह सकते हो क्योंकि ये हर मैनेजमेंट फंक्शन में भी यूज होता है, प्लानिंग उस जगह भी करना होता है। और इसमें भी कर सकते हो कि या तो एक कंपनी हो, चाहे एक कंपनी हो, चाहे एक फर्म हो, एक इंडस्ट्री हो, चाहे नॉर्मल हम और आप हो, एज एन इंडिविजुअल हो, हम में भी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये इस परवेसिव नेचर का होता है प्लानिंग। नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूस नेवर एंडिंग प्लान्स आर रिवाइज्ड। कंटिन्यूस नेवर एंडिंग क्यों है, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में बताया कि आप ऑब्जेक्टिव के बेस पे प्लानिंग बनाते हो, लेकिन जैसे ही सिचुएशन के बेस पे कुछ ऐसी चीजें हैं, और ऑब्जेक्टिव कैसे बना रहे हो, ऑब्जेक्टिव तभी बना पा रहे हो जब आपका सिचुएशन वैसा हो, लेकिन सिचुएशन चेंज हुआ,
एनवायरनमेंट चेंज हुआ, कहीं से भी चेंजेस आए तो सिचुएशन चेंज हुआ तो आपका फिर ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव चेंज होगा तो वापस से आपकी प्लानिंग चेंज हो जाएगी। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये ऐसे साइकिल चलता रहता है, नेवर एंडिंग है, और ये रिवाइज होता रहता है। रिवाइज मतलब कि टाइम टू टाइम सिचुएशन के साथ चेंज हो रहा है, तो आपकी प्लानिंग भी क्या हो रही है, रिवाइज हो रही है, चेंज होती जा रही है। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबल मस्ट अडॉप्ट टू चेंज इन एनवायरनमेंट। फ्लेक्सिबल होता है प्लानिंग, जैसे कि सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज कर रहे हो, सो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट उस चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हो, फिर अडॉप्ट करके उस अपने आप को चेंज कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव आपकी बदल ली है और फिर आप अपनी प्लानिंग में चेंजेस ला रहे हो। सो इट्स फ्लेक्सिबल। प्लानिंग में चेंज तभी आ रही है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कैसे है, क्योंकि आप सिचुएशन के हिसाब से, सिनेरियोज के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहे हो। फॉरवर्ड लुकिंग बेस्ड ऑन फ्यूचर फोरकास्टिंग। ऑब्वियसली बात है, हम एक ऑब्जेक्टिव तय किए हैं आज के टाइम में बैठ के कि हम 10 साल बाद, 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था या एम था, समझ लो। उस एम के लिए हमने प्लानिंग आज से करनी शुरू कर दी कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तब जाके हम वहां तक पहुंच पाएंगे। तो एक आप तरह से अनुमान लगा रहे हो, फोरकास्ट कर रहे हो पहले से अपनी चीजों को कि आपको किस तरीके से कैसे करना होगा। नेक्स्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव्स। एक आपका प्लानिंग जो है, प्लानिंग में जो आपका ये आपको यूनिट चल रहा है उसमें सबसे लास्ट जो आपका टॉपिक आता है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ही आता है कि प्लानिंग जो है वो आपको हेल्प करता है कि आप डिसाइड कर सको, आपके डिसीजन को एक तरह से एक्यूरेट और एक तरह से रिलायबल तभी बना पाता है जब आपकी प्लानिंग जो है वो सही तरीके से सारी चीजों को, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को ध्यान में रखते हुए आपने प्लानिंग की है, तो आपका डिसीजन जो रहेगा वो हमेशा सही माना जाएगा। 99% आपका सही डिसीजन माना जाएगा इस प्लानिंग के थ्रू। तो अल्टरनेटिव्स मतलब जैसे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज क्या है, वो लिमिटेड है, स्कैर्सिटी है हमारे रिसोर्सेज की, लेकिन हर रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम करते हैं तो बेटर अल्टरनेटिव निकल के आ जाता है, कैसे उसको सही तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली प्लानिंग में भी आपके पास सब कुछ हो ये जरूरी नहीं है, तो जब आपके पास सब कुछ नहीं है तो आप ये देख पाओगे ना कि इस चीज को हम किस तरीके से बेहतर तरीके से यूज करें, तो वही आ जाता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज। तो उसमें आ जाता है बेस्ट अल्टरनेटिव आपका क्या हो जाता है, चूज करना, किस तरह से चूज करोगे वो हेल्प करता है कौन, आपको, प्लानिंग। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है आज का, हमने 2 टॉपिक पढ़ लिया, एक प्लानिंग होता क्या है, डेफिनेशन देख लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग करने का, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद हमने देख लिया कि नेचर क्या है प्लानिंग का। अब हमारा काम है पढ़ना कि प्रोसेस क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऑब्जेक्टिव पेपर है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो प्रोसेस वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट जाता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रहेगा तो एज इट इज पूछ लिया कि प्रोसेस ऑफ आपको प्लानिंग लिखना पड़ेगा। तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में आप सीधे नॉर्मल प्रोसेस नहीं लिख सकते हो कि जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है पूरा वो अलग है। मैनेजमेंट का प्रोसेस में आ जाता है कि हाँ प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे एंड वापस से रिपीट होगा। लेकिन अब सिर्फ प्लानिंग का पूछ रहा है कि आप प्लानिंग ही सिर्फ कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपका प्रोसेस जो है वो इस तरीके से चेंज होता है। सबसे पहला क्या है, अच्छा किसी भी प्रोसेस अगर ऑब्जेक्टिव भी आता है तो पहचानने का तरीका क्या है, आप पहले किसी ना किसी चीज को आइडेंटिफाई करोगे, अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहला तो यही होगा, कहीं पर भी किसी भी प्रोसेस में देख लो, चीजों को आइडेंटिफाई करना या प्लानिंग करना, उसके बारे में जानना ही सबसे पहला आपका स्टेप रहेगा। सबसे लास्ट स्टेप में आ जाता है कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करना, अदरवाइज इम्प्लीमेंट करने के बाद आता है आप उस चीज को रिव्यू कर रहे हो, देख रहे हो और फीडबैक दे रहे हो या उसको चेक कर रहे हो। तो ये आपका फर्स्ट और लास्ट, और आई थिंक सबको क्लियर रहता है, लेकिन बीच में क्या क्या चीजें आएंगी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे क्या है, देखते हैं। चलो, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला काम क्या है, क्योंकि प्लानिंग में हम ये देखते आ रहे हैं कि हमें सबसे पहला काम क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना है। ऑब्जेक्टिव हमारा सेट रहेगा सो हम अपनी प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एस्टैब्लिशिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय प्रीमाइसेस? प्रीमाइसेस मतलब हो जाता है अजम्पशन करना, क्योंकि अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव बना रहे हो कि आप ये करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा कि इस चीज को अचीव करने के लिए अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो अचीव हो जाएगा। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, आप अपनी एग्जाम आपको देना है, ठीक, और आपको पढ़ाई करने के लिए आप अपना खुद का शेड्यूल बना रहे हो या टाइम टेबल बना रहे हो, तो टाइम टेबल जब बनाओगे तो मानना पड़ेगा ना कि ये सब्जेक्ट हम इतना घंटा पढ़ेंगे या इतने दिन पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट हम इतने दिन पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा।
जो हो जाएगा वर्ड हम लगा रहे हैं, हम अनुमान ही तो लगा रहे हैं, अजम्पशन ही, तो इसी को प्रेमाइसिस भी कहते हैं, प्रेमाइसिस अजम्पशन ही कहलाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अजम्पशन अबाउट फ्यूचर, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिसीज, मार्केट ट्रेंड्स, क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, कौन कौन सी पॉलिसीज है मार्केट में, मार्केट ट्रेंड क्या है, गवर्नमेंट के तरफ से कौन से रूल रेगुलेशन है, इन्वायरमेंट में क्या क्या चल रहा है, इकोनॉमिक, लीगल, ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, अपना अजम्पशन बनाना है, उस हिसाब से हमें अपनी प्लानिंग करनी है। ठीक, अजम्पशंस हमने बना लिया, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आइडेंटिफाई करेंगे अल्टरनेटिव्स को, क्योंकि जो हमने अजम्पशन बनाए कि ऐसा होगा तो ऐसा करना होगा, अब मान लो कि उसमें कोई ऐसा कंडीशन आया, इकोनॉमिक कंडीशन, कि ये काम हम नहीं कर सकते, या ये काम अभी हमसे, मेरे पास इतना फंड नहीं है, इतना फाइनेंस नहीं है, या किसी तरीके से हम लैक करें इस चीज़ को करने में, तो इस तरीके से हम प्लानिंग ना करके हमको दूसरा अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब दूसरा अल्टरनेटिव को हम सोचेंगे कि हम अगर इस तरीके से ना करके इस तरीके से करते हैं, एक तो नॉर्मल प्लानिंग हो गई कि हम ऐसे ऐसे करेंगे तो अचीव कर लेंगे, लेकिन मान लो आपको कुछ ऐसे अलग से फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो इफेक्ट कर रहे हैं कि वो काम आप इस तरीके से, इस ढंग से नहीं कर सकते हो, तो आपको अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। होता है ना कि मान लो आप बहुत ही स्मूथली चल रहे थे, आराम से चल रहे थे, अपनी प्रिपरेशन की तैयारी आप बढ़िया से कर रहे थे, बीच में कोई ऐसा हर्डल आ जाता है जिसकी वजह से आपको अपनी प्रिपरेशन को ब्रेक करना पड़ा, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर था या इंटरनल फैक्टर था जो आप पे इम्पैक्ट डाला, आप पे वो इम्पैक्ट डाला, तो आपको क्या करना पड़ा, अपना जो प्लानिंग जिस हिसाब से शेड्यूल बनाए थे उसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो वही दूसरा अल्टरनेटिव आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि अब इस तरीके से नहीं हो सकता, तो अब इस तरीके से हम करेंगे, तब जाके आप ऑब्जेक्टिव पे पहुंच पाएंगे। सो आपका फिर क्या था, आइडेंटिफाई करो आप अपने अल्टरनेटिव चीज को, लिस्टिंग पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, लिस्ट कर रहे हो कि कौन कौन से और तरीके हो सकते हैं अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए। नेक्स्ट, आपने तरीके देख लिए, बहुत सारे मल्टीपल ऑफ तरीके आपने अपना लिए, देख लिए, लिस्ट बना लिए, इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ प्लानिंग आपने कर लिया। अब उस जो भी अल्टरनेटिव आपने बनाया था उसको अब क्या करना है, इवेल्युएट करने का काम है, एनालाइज करना है उसके प्रोज और कॉन्स को, कि अगर प्लानिंग 1 लेके चलेंगे तो उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स मतलब कौन सी इसमें अच्छाई और कौन सी बुराई है। नेक्स्ट प्लानिंग 2 को देखेंगे कौन सी अच्छाई है कौन सी बुराई है, प्लानिंग 3 को देखेंगे कौन सी अच्छाई कौन सी बुराई, जिसमें थोड़ी प्रोन्स जो है वो ज्यादा दिखेंगे, कॉन्स जो है वो कम दिखेंगे, उसी को हम क्या कर लेंगे, लास्टली में हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे, मतलब चूजिंग मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो है आपका, आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। एंड लास्टली उसको फॉर्मुलेट करोगे, सपोर्टिंग प्लान्स, मतलब प्लानिंग जो आपने बनाया है, जो आपने बेस्ट चूज किया है अपना अल्टरनेटिव, कि इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, इस प्लानिंग के हिसाब से हम चलेंगे, तब उस प्लानिंग के हिसाब में आप अपने बजट को लेकर आओगे, पॉलिसीज को लेकर आओगे, शेड्यूल को लेकर आओगे, स्ट्रैटेजीज को लेकर आओगे, इन सारी चीज को उसमें इंक्लूड करोगे, फॉर्मुलेट करोगे, एंड लास्टली आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, पुटिंग प्लान इनटू एक्शन, आप उसमें एक्शन मतलब एक्शन आप उसको मतलब इम्प्लीमेंट करोगे, उसको आप इनटू एक्शन लेकर आओगे। और इनटू एक्शन जैसे ही आता है, जैसे ही वो चल रहा होता है, वो प्लानिंग वो एक प्रोसेस में आ जाती है, वो चल रही होती है, वैसे ही आपका काम होता है टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करना और फीडबैक लेना, ये आपका रिजल्ट को कंपेयर करना, जो भी आपने प्लान बनाया, जिस हिसाब से आपने प्लान बनाया, कुछ स्टैंडर्ड बनाए होंगे, कितने टाइम में ये अचीव करना है, उतने टाइम में ये अचीव करना है। सो आपको फिर रिव्यू देखना है, उसका देखना है कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो उसके प्लान के हिसाब से वो कंपेयर करना है कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है तो वेरी गुड, नहीं चल रहा है तो आपको वापस से क्या करना होगा, अपने प्लान को रिवाइज करना, क्योंकि वो कहीं ना किसी फैक्टर से अफेक्ट कर रहा होगा, कोई सिचुएशन चेंज हो रहा होगा, कोई सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा उस प्लान के हिसाब से, तो फिर आपको सिचुएशन चेंज हुआ, ऑब्जेक्टिव हल्का सा उसमें चेंजेस करेंगे तो प्लानिंग वापस से चेंज। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, वो कंटिन्यूस तरीके से साइकिल के तौर पर वो चलती रहती है। सो आई होप आपको ये प्लानिंग प्रोसेस जो है प्लानिंग का वो समझ में आया होगा। ओके, प्लानिंग समझ में आ गया होगा, आई होप सो। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी प्लानिंग समझने में, प्लानिंग का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, याद करना भी चाहो तो आराम से कर लोगे। चलो आगे चले। ओके, चलो जिस तरीके से हमने प्रोसेस पढ़ा है उस तरीके से
आपकी पढ़ाई को लेकर भी हमारे पास एक प्लानिंग है जिसमें हमने ये चीज़ डाली है कि आपके लिए सारथी बैच चल रहा है, सारथी बैच में आप एनरोल कर लो, नहीं करिए अभी तक तो प्लीज़ जाके कर लो। वहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटेल में लेक्चर जो है वो मिल रही है, जिसमें आपको 100% कवरेज सिलेबस रहेगा ही रहेगा। जो भी लेक्चर नहीं लिए हैं उसमें आप जल्दी जाके एनरोल कर लो। व्हाट्सएप लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें ज्वाइन कर लोगे तो जितने भी डाउट है जो कि यहाँ पर लिखा है 24/7 डाउट सपोर्ट, वो चाहे आप सारथी बैच लो चाहे ना लो, लेकिन आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप को तो ज्वाइन कर ही सकते हो, विदाउट कॉस्ट है वो। तो उसको ज्वाइन करोगे तो आपको 24/7 डाउट अपने जो भी आपका कोर्स है उसको लेके रिगार्डिंग और एग्जामिनेशन के रिकॉर्डिंग, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। ओके, नेक्स्ट आपके जो कॉन्सेप्ट है टॉपिक को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, वो सारे डाउट भी वहाँ पर क्लियर रहेंगे। ओके, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है क्या है, स्वॉट एनालिसिस। अब ये क्या है मैम, हमने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों प्लानिंग करना चाहिए, प्लानिंग होता क्या क्या, उसके नेचर देख लिया, प्रोसेस भी देख लिया हमने। अब मैम ये क्या चीज लेकर आया है आपने, सो ये जो आपका है बताती हूँ क्या है, ये आपका स्वॉट एनालिसिस जो है SWOT, स्वॉट एनालिसिस, ये आपका एक टूल है जिसके जरिए आप अपनी प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकते हो। अब कैसे ये स्वॉट एनालिसिस आपको हेल्प करता है, मे बी आपने अपने इंटर में आपने ये सब पढ़ा होगा, स्वॉट एनालिसिस मे बी आपका एक टॉपिक रहा होगा, लेकिन ठीक है जिनका भी ये टॉपिक नहीं रहा है, जो कॉमर्स फील्ड के नहीं है, और या जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है, ये टॉपिक पढ़ाया नहीं गया है या समझ नहीं आया होगा उस टाइम, सो आज इस टॉपिक को हम समझेंगे स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। तो स्वॉट का सबसे पहले फुल फॉर्म देखेंगे हम, स्ट्रेंथ, S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी, एंड लास्टली T से थ्रेट। सबसे पहले मीनिंग जानेंगे इनका, स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, वीकनेस का क्या मतलब है, अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब है और थ्रेट का मतलब क्या है। सो स्ट्रेंथ मीन्स जैसे कि आप किसी भी इंटरव्यू में जाओ तो आपसे पूछा जाता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस चीज में अच्छे हो, और क्या आपकी कमजोरियां हैं, ये आपको खुद पता होना चाहिए। इसीलिए आपसे इंटरव्यू में एक बहुत ही बेसिक से सवाल पूछा जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ओके, इसका बहुत ही स्मार्ट आंसर भी रहता है। ओके, लेकिन ठीक है जब हम उसको बिजनेस कम्युनिकेशन आप पढ़ोगे, आपका कोर्स में आप थिंक आपका सब्जेक्ट होगा बिजनेस कम्युनिकेशन, तो उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आपको अपने रिज्यूम को कैसे रखना चाहिए, कैसे आपको इंटरव्यू में बात करना है, कैसे आप भाई ऐसे देखकर कम्युनिकेट कैसे करो, तो ओरली कम्युनिकेट करो, रिटन कम्युनिकेट करो, तो नॉर्मल कन्वर्सेशन है, बिना ओरली बिना रिटन कम्युनिकेट किए भी आप अपने आप को कम्युनिकेट कर लेते हो दूसरे सामने इंसान से, तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो उसमें सिखाया जाता है कैसे आपको इंटरव्यू में ही बात करना चाहिए, कैसे आप पहचान सकते हो। तो ये सारी चीज तो अदर चीजें, चलो फिलहाल वापस से टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे जब मैंने आया तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सिंपली अब यहाँ पर कंपनी का कर रहे हैं, कंपनी प्लानिंग कर रही है, तो जब प्लानिंग कर रही है तो उसको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन मान लो अगर वो नई कंपनी है, किसी नई कंपनी में किसी नई कंपनी को अपना कोई नया पर्सन है, एंटरप्रेन्योर है, उसको स्टार्टअप करना है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो अपना स्ट्रेंथ वीकनेस तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन वो ये देखेगा सबसे पहले कि क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम ध्यान में रख के अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या बताती हैं, एक तरीके से गैप को बताती हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और क्या हम नया आइडिया ला सकते हैं, नई चीज को ला सकते हैं, ऐसा क्या गैप है मार्केट में, जो चीज चल रही है और जो चीज नहीं आई है, उसके बीच के गैप को ही फाइंड आउट करके, उसके बीच की कमी को ही फाइंड आउट करके वही उसके क्या हो जाती है, अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो अपॉर्चुनिटीज रहती हैं मार्केट में, इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, कोई भी कंपनी स्टार्ट करे, कोई भी नई चीज को लेकर स्टार्ट कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज देखने के बाद और थ्रेट भी देखते हैं कि जब जैसे ही अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है वैसे ही थ्रेट भी आपके पास आता है, कुछ ना कुछ एक अलग से हर्डल्स आते हैं, आपको परेशानियां दिखाई भी देंगी। सो अपॉर्चुनिटीज हैं तो साथ ही साथ थ्रेट्स भी हैं। अब ये अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट किस में आती हैं आपकी, ये आपकी क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है। कोई भी कंपनी अपना पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर स्टार्ट करने वाला है, नया कंपनी है,
तो सबसे पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखिएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में किस चीज़ की कमी है। जिस चीज़ की कमी है वही उसकी क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। अपॉर्चुनिटीज़ तो आती हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या चीज़ एक्सटर्नली और क्या मिलता है, थ्रेड में मिलता है। थ्रेड किस चीज़ का मिल सकता है कि क्या पता जो वो सोच रहा है वो सामने वाला दूसरा पर्सन भी सोच रहा हो खोलने का, फिर वहाँ पे कॉम्पिटिशन आ जाता है। जब कॉम्पिटिशन आता है तो आपको बेहतर बनना पड़ेगा। सो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड पैरेलली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहती हैं। फिर अगर अपॉर्चुनिटी देख लिया, थ्रेड को भी मैनेज कर लिया, फिर वो इंसान देखता है, जो भी कंपनी खोलने वाला है वो पर्सन देखता है कि अब उसकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। अब उसकी, जब मैं बोला उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट की बात मैंने की। इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाता है आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस। इंटरनल एनवायरनमेंट में आपका स्ट्रेंथ वीकनेस आ जाता है कि कंपनी अब देखे कि वो किस तरीके से काबिल है, क्या अब उसके स्ट्रेंथ है, क्या उसकी अच्छाई है जिसको लेके काम कर सकती है, और कैसे ये अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ, ये अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ जो है वो उसकी कमियों को और जो एक्सटर्नल उसके थ्रेट्स आ रहे हैं, जो हर्डल्स आ रहे हैं, उसको कैसे ओवरटेक कर सकती है, ओवरलैप कर सकती है या उसको हटा सकती है। सो इसी ये चार चीज को पता करके ही आप एक क्या कर सकते हो, आप एक बेहतर, इन चारों को पता करके जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट्स को जानने के बाद आप एक अच्छी क्या कर सकते हो, प्लानिंग कर पाओगे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एज अ टूल कहते हैं प्लानिंग करने का। ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजिक टूल है आपको प्लानिंग सिखाने का, कि अगर आपको किसी चीज की प्लानिंग करनी है, आपको ये तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख रहे हो, आप अपना खुद का भी स्वॉट एनालिसिस, आप इंटरव्यू में जाओगे तो एक, अब तो ये टर्म यूज किया जाता है कि व्हाट इज योर स्वॉट। स्वॉट क्या है आपका, आपके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट आपके क्या है, आपके आप इंडिविजुअल हो, आपका क्या स्वॉट एनालिसिस है अपने लिए, खुद के लिए, आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट आपको लगता है कि आपको इस जॉब में आप आ रहे हो तो आपकी क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्या थ्रेट होगा। फिर इन दोनों चीज को देखने के बाद आप कैसे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को इसमें क्या करोगे, इन्वॉल्व करोगे, कैसे आप उस चीज को डील करोगे। सो ये भी एक क्वेश्चन आपके इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो आपके लिए ये एनालिसिस पढ़ना अपनी प्लानिंग करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको अपने आप को जानना है, अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, तो आपको भी अपना स्वॉट एनालिसिस जरूर करना चाहिए। ओके, सो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्वॉट एनालिसिस होता है, आप इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्वॉट एनालिसिस अपने लिए कर सकते हो। तो यही चीज आपका नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा था, क्या था, स्ट्रेंथ क्या है, एक इंटरनल कैपेबिलिटीज हैं, आप कितने काबिल हो, कैपेबिलिटी को जानना, कितने स्ट्रांग है। अगर कोई कंपनी है तो अगर उसका स्ट्रांग ब्रांड है, ब्रांड वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है, ब्रांडिंग है उसकी बहुत अच्छी, स्किल्ड वर्कफोर्स है, स्किल्ड लोग उसके यहाँ काम कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। या मार्केट उसने बहुत ज्यादा वाइडली कवर किया हुआ है तो वो भी उसका स्ट्रेंथ हो गया। नेक्स्ट वीकनेसेस क्या आ गए, इंटरनल लिमिटेशंस होते हैं, इंटरनल देखो लिखा भी है, ये इंटरनल लिखा है या एक्सटर्नल लिखा है, एक्सटर्नल, ठीक। सो स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल है, स्ट्रेंथ इंटरनल कैपेबिलिटी, और वीकनेस क्या है, इंटरनल लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ R&D, मतलब डिपेंड कर सकता है, कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर कर सकता है। ये मैंने बस एग्जांपल के तौर पे आपको लिखा कि समझ में है कि किस लिमिटेशन की वो बात कर रहा है, कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, या आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया अच्छा नहीं है, या आपका मान लो कि इन्वेस्टर्स अच्छे नहीं है, मतलब मल्टीपल आपकी लिमिटेशन अकॉर्डिंग टू द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डिफर कर सकती है। ओके, फिर साथ में अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस, कौन से चैलेंजेस बोलिए, एक्सटर्नल चांसेस, कौन से चांस हैं जिनको आप ग्रैब करके अपने कंपनी को, अपने फर्म को एक हाई ग्रोथ दे सकते हो। जैसे न्यू मार्केट में जाओ, गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर मिल जाए तो आप अपने चीजों को थोड़ा और एनहांस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। एंड लास्टली थ्रेट, मतलब एक्सटर्नल चैलेंजेस, कितने कौन से चैलेंजेस हैं, जैसे कंपटीशन हो गया, चैलेंजिंग टेक्नोलॉजीज हो गई, टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज हो रही हैं, तो टेक्नोलॉजी चेंज के हिसाब से क्या पता आप उतने अपडेट ना रह पाओ, दूसरे लोग ज्यादा अपडेट हो जाएं। तो इन्हीं चारों का एनालिसिस करना, और यही आपको क्या बताता है, एक स्ट्रैटेजिक टूल है किसका, प्लानिंग का। इन चार को एनालिसिस करके आप अपनी प्लानिंग बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट आपके लिए एग्जांपल लेके आई थी मैं स्वॉट एनालिसिस पे ही। एग्जांपल क्या है, फॉर अ रिटेल बिजनेस, अब कोई रिटेल बिजनेस है, वो अपने अपना स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कैसे पहचान सकता है। क्या स्ट्रेंथ हो सकती है, अगर वो रिटेल बिजनेस है तो हो सकता है कि वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत वाइडली है, बहुत वाइड है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, बहुत जगह तक उसका
सामान जो है, जो गुड्स और सर्विसेज जो भी देता है वो दूर तक जाता है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो गई। ओके, नेक्स्ट वीकनेसेस क्या हो सकती हैं, अभी दूर तक जाने में बहुत वाइड मार्केट है, स्टॉक उसको रखना होता होगा अपने पास, इन्वेंट्री मैनेज करना पड़ता होगा, तो हाई कॉस्ट हो सकता है, उसका हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक, खर्चा उसका बहुत ज्यादा हो जाता है, लागत उसकी बहुत ज्यादा लग जाती है, तो ये इसको क्या हो जाएगा, वीकनेस। अब उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या, स्ट्रेंथ हो सकता है, देखो नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो हो सकता है पहले आप अपॉर्चुनिटी थ्रेड को देखो कि एक्सटर्नल चैलेंजेस कौन कौन से है मेरे पास, या एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज कौन कौन से है मेरे पास, फिर उसके बाद आप अपना खुद का स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एनालाइज करके आप अपनी प्लानिंग करो। लेकिन कोई बिजनेस है जो ऑलरेडी सेटअप है, चल रहा है, चेंजेस की वजह से वो फिर क्या कर रहा है, वो अपने आप को सोचने में मजबूर हो गया है कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस तो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन एरिया तो मेरा बहुत ज्यादा है लेकिन कॉस्ट हमको ज्यादा आती है, तो वो अपॉर्चुनिटी कैसे देखेगा, अपॉर्चुनिटी देखेगा वो कहाँ जाएगा, ग्रोइंग ई कॉमर्स की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाएगा, जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग कर सकता है कि अब हम अपना वेबसाइट बना दें या ऐप बना दें जिसके थ्रू हम ऑर्डर्स लेंगे और उनको डिलीवर करेंगे, ऑर्डर्स लेंगे डिलीवर करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको स्टॉक अपना जो भी रिटेल शॉप है उसका एरिया है वहां पर रखने की बजाय बस एक वेयर हाउस रहे उसके पास जहां पर वो अपने स्टॉक को रख सकता है एज इट इज, ऐसे ही जैसे रखा है, तो ये मेंटेन करना, इसमें कॉस्ट भी कम हो जाएगी और उसकी जो वाइड एरिया नेटवर्क है उसकी वजह से उसकी सेल और क्या है और बढ़ जाएगी ई कॉमर्स के थ्रू। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक, आप चीजों को बेच रहे हो, अपने गुड्स को सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो। अब अपॉर्चुनिटीज और क्या आ सकती हैं, अपॉर्चुनिटी अब जरूरी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी ई कॉमर्स में अपनी खुद की वेबसाइट ही खोले, हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से वो ज्वाइन कर ले, जैसे मीशो है आपका, मीशो क्या करता है, इन्हीं रिटेल शॉप्स को क्या देता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देता है कि आप यहाँ पर आओ और अपना सामान डायरेक्ट भेजो, नो मीडिएटर इन बिटवीन, कोई मीडिएटर बीच में नहीं है, आप ऑर्डर प्लेस होगा, आप अपने शॉप से डायरेक्ट उस कस्टमर को अपना ऑर्डर भेज दोगे, ठीक। सो ये अपॉर्चुनिटी आपके रिटेल शॉप की हो सकती है। थ्रेट क्या हो सकता है, न्यू फॉरेन एंट्रेंस, किसी और की एंट्रेंस हो ही रही है ई कॉमर्स में, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज करने में, आपका ट्रेडिंग करने में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करने में बहुत सारे आपके ये फॉरेन एंट्रेंस है, जैसे अमेजोन है वो फॉरेन एंट्रेंस ही है जो इस चीज को बहुत टाइम से इसमें चल भी रहा है, कर भी रहा है। सो ये सारे थ्रेट्स आपके रहेंगे, थ्रेट्स थोड़े बहुत तो रहेंगे, कैसे आप अपने अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ को एक बेस मान के अच्छा बनाकर आप अपनी प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकते हो, यही स्वॉट एनालिसिस आपको तरीका बताता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्वॉट एनालिसिस। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आज का है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान, किस तरीके से आप अपनी प्लानिंग जो प्लान आप बना रहे हो उसको फॉर्मुलेट कर रहे हो, फॉर्मुलेट मतलब लेकर आओ, जो आगे हमने पीछे देखा था ना इसके प्रोसेस में, यहाँ हमने प्रोसेस में देखा था ना ये फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिंग प्लान की बात थी, तो यहाँ पर फॉर्मुलेटिंग प्लान जो आपने यहाँ पर बेस्ट अल्टरनेटिव आपने चूज किया, फिर उसको किस किस लेवल पे आप फॉर्मुलेट कर सकते हो। तो फॉर्मुलेटिंग जब हम करते हैं, जब हम प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो 3 लेवल पे चल रहा होता है प्लान। पहला आता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लान, जो एक कंपनी करता है, कंपनी मतलब जो उसका हेड है जो टॉप लेवल पे है, जैसे टाटा है तो टाटा जो है वो पूरा एक कॉर्पोरेट लेवल पे अपने सारे कंपनीज का प्लान एक साथ बना दिया कि हमें ये अचीव करना है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, ये मिशन है, ये गोल है, उसने बता दिया। लॉन्ग टर्म होता है, इसमें कौन से प्लान आते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान आता है, टॉप लेवल करता है, 10 साल की ग्रोथ स्ट्रेटेजी को देख लिया टाटा ने। अब नेक्स्ट आता है टैक्टिकल प्लान, जैसे कि अब टाटा ने अब टाटा के बहुत सारे ग्रुप्स हैं अलग अलग, टाटा टीसीएस हो गया, फिर उसके बाद टाटा का दूसरा कोई गुड्स हो, फिर उसके बाद अलग अलग कंपनीज हैं, फिर ठीक टाटा के अलग अलग कंपनी, तो कंपनी लेवल पे अगर आप फिर करेंगे जो उसमें स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, एक बिजनेस यूनिट जो आ गया, पूरी कंपनी थी कॉर्पोरेट में, सारे उसकी कंपनीज के अंदर आए, उसके अंदर आने वाले जितने कंपनीज हैं अब वो क्या आ जाएंगे, स्ट्रेटेजिक बेस हो जाएंगे, स्ट्रेटेजिक एक बिजनेस यूनिट हो गया। तो एक बिजनेस यूनिट अगर बना रहा है वो मीडियम टर्म हो जाएगा, मीडियम टर्म का प्लानिंग करेगा, मतलब डिपार्टमेंटल, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जो कंपनी है, अलग अलग गुड सर्विस को जो भी वो कंपनी डील कर रहा है, ठीक, जैसे रिलायंस हो गया तो रिलायंस एक ऊपर हो गया, उसका रिलायंस ट्रेंड हो गया, रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक वाला हो गया, अलग अलग जो उसके डिपार्टमेंट है, वो ऊपर वाले टॉप लेवल वाले ने तो प्लानिंग कर दी 10 साल की, लेकिन उसके बाद जो नीचे आने वाले सारे कंपनीज उसकी हैं वो अपने लेवल पे फिर प्लानिंग कर रही हैं, वो मिडिल टर्म की हो गई, डिपार्टमेंटल लेवल की। और फिर आ जाता है ऑपरेशनल प्लान, मतलब अब हर एक कंपनी, हर ये आपस में तो कर लिए डिपार्टमेंटल प्लान, लेकिन अब हर एक इंडिविजुअल क्या प्लानिंग कर रहा है उस चीज को ऑपरेट करने में, उसको डे टू डे काम करने में, उसी को क्या कहते हैं ऑपरेशनल प्लान, मतलब बजट और शेड्यूल बना रहा है हर एक कंपनी अपना खुद का। सो इस तरीके से आपका जो प्लानिंग है वो इन 3 लेवल पे डिसाइडेड होता है। नेक्स्ट क्या हो जाता है, पॉलिसीज जनरल गाइडलाइंस बनती हैं, ये भी आपकी प्लानिंग में आती है।
डिसीजन आप लोगे ना, अपना प्लानिंग आपने किया, रिजल्ट आपने देखा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसको सही करने के लिए आप क्या पता आपको कुछ पॉलिसीज चेंज करनी पड़े, कुछ पॉलिसीज बनानी पड़े, तो आपने न्यू गाइडलाइंस बनाई, जनरल गाइडलाइंस दी, प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया, ग्रेवियांस हैंडलिंग एंड ऑल दैट, फिर रूल स्पेसिफिक एक्शन दिया, नो स्मोकिंग इन प्रीमिसेस, ये सारे रूल स्पेसिफिक एक्शन देना, प्रोसीजर पॉलिसीज बनाना, ये सब भी आपके प्लानिंग में इंक्लूडेड होती हैं। तो मेनली तो ये 3 होते ही होते हैं, और इन 3 को और सपोर्ट करने के लिए आपके ये 3 आ जाते हैं, जिसमें आपका आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्लान। तो आज का लास्ट टॉपिक है आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर इन प्लानिंग। क्या है? डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर इन प्लानिंग। ये पूरा रेड से होना चाहिए था क्योंकि ये हेडिंग है, पर ठीक है मैंने कर दिया। तो डिसीजन मेकिंग वाले में अब प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं, प्लानिंग मैंने कहा ना, उसका रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट देखने के बाद ही तो हम फैसला कर पाएंगे कि अब इस प्लान को चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है। अगर वो प्लान जो हमने किया था, जैसा स्टैंडर्ड बनाया था, उसको फुलफिल कर रहा है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो हमें कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ेगा, वहां हमको फैसला लेना पड़ेगा कि अब हमें चेंजेस क्या क्या करने होंगे। तो वहां पर डिसीजन मेकिंग इन प्लानिंग की बात करें, चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव। जो भी अल्टरनेटिव आपके पास थे, मैंने कहा था ना, प्रेमाइसिस बनाया हमने, अजम्पशंस बनाए कि ये कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी देखते हैं कि ये चीज नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स, तो हम अब क्या करें, अल्टरनेटिव देख रहे हैं कि और क्या कर सकते हैं। सो और क्या कर सकते हैं, वही डिसीजन लेना कि कौन सा प्लानिंग को चूज करना चाहिए, उसका एक स्टेप है। स्टेप क्या है? आप अपनी प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। मैंने कहा था स्टार्टिंग में, किसी भी स्टेप को अगर पहचानना हो तो या तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रहा होगा या ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई हो रहा होगा, मतलब कोई भी चीज को आप आइडेंटिफाई कर रहे होगे। तो यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए आप क्या करो, आप अपनी परेशानियां देख रहे हो कि जो फैक्टर हमको इफेक्ट कर रही थी, क्यों कर रही थी, उसके साथ हमने प्लानिंग बनाया, दूसरा प्लानिंग चेंज कर दिया। अब जो बनाया उसमें देखने क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है तो उसको पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा। फिर जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना होगा, सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा जो भी उससे रिलेटेड है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपको डेवलप करना होगा अल्टरनेटिव। इन्फॉर्मेशन डेवलप कर लिया, प्रॉब्लम पता कर लिया, अब उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या करोगे, दूसरा उपाय निकालोगे। दूसरा उपाय निकाला, अल्टरनेटिव निकाला। अब उस अल्टरनेटिव को जो निकाला है, अब उसको टेस्ट करो, इवैल्यूएट करो, करा के देखो कि वो सही रिजल्ट आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद बेस्ट आप सिलेक्शन करो, लास्टली इम्प्लीमेंट करो और ओवरकम करो, रिव्यू करो आउटकम को, जो रिजल्ट आ रहा है उसको आप चेक करो जैसा आपने प्लान बनाया, जो भी आपने यहाँ पर चेंजेस की उस हिसाब से आपका वो जो फुलफिल हुआ, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, रिजल्ट में आपको पता चलेगा। सही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो वेरी गुड, आपका डिसीजन जो था वो बहुत ही बढ़िया था। लेकिन अगर नहीं हुआ तो वापस से क्या करना होगा, प्लानिंग को रिवाइज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है प्लानिंग को लेके, आपके यूनिट 2 में जो फर्स्ट टॉपिक आपका फर्स्ट पार्ट आता है प्लानिंग का, वो आज पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। दिस वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक ऑफ प्लानिंग। इतना ही आपको प्लानिंग में पढ़ना है। अच्छा, प्लानिंग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैंने शायद बताया भी था आपको कि जब प्लानिंग में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात हमने की थी, एमबीओ। तो एमबीओ में कहा गया था कि आप प्लानिंग जो है आपको स्मार्ट तरीके से करना है, स्मार्ट तरीके से आपका प्लानिंग होना चाहिए। तो इस स्मार्ट तरीके का जो प्लानिंग था, इसका एक फुल फॉर्म था स्मार्ट, SMART। इनका खुद में एक फुल फॉर्म था, मीनिंग था। तो ये जो ऑब्जेक्टिव हिसाब से जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव था, उसमें प्लानिंग की बात की थी कि किस तरीके से प्लानिंग जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय साथ में मिलकर एक बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। उसमें ये स्मार्ट को हमको यूज करना चाहिए। स्मार्ट यूज करेंगे तो अब आपका होमवर्क ये है, लास्टली मैं होमवर्क ये दे रही हूँ कि ये स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, ये स्मार्ट का क्या मतलब है, एस का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, ART, इसका क्या मतलब है। जिस तरीके से अब जो इसका मतलब है, जो वर्ड यहाँ पर है, उस तरीके से अगर आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से अचीव कर पाओगे। सो एंड करते हैं आज का लेक्चर। आई होप समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। जो भी बच्चे अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो, जल्दी से कर लो। नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, और साथ ही साथ कमेंट करके भी जरूर बताना। लास्टली मैं अपनी बात करती हूँ, मैं लास्टली कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको लेक्चर। प्लानिंग बहुत बेहतर तरीके से सारे कंटेंट आपके कवर हो गए हैं, क्योंकि मैंने आपका सिलेबस देखते हुए आपके इस कंटेंट को बनाया है। सो कंटेंट आपके सारे कवर हो चुके होंगे प्लानिंग में ऐसा और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बचे रह गए होंगे। अगर इन केस आपका लग रहा होगा कि आपको कोई अलग टॉपिक है प्लानिंग में जो रह गया है, सो कमेंट करके जरूर बताना, उसमें नेक्स्ट लेक्चर में उसको जरूर कवर करूंगी। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच।